हम्म। तो नदी में हल ज्ञाव्यो और दीर्घात सुप्ति से अप्रक्त हल, इसकी वजह से जो सु का स है उसका लोप हो जाता है, जिसकी वजह से बनता है नदी। ठीक है। नद्यौ, नद्यौ, इन दोनों के अंदर दीर्घात जैसी च से क्या होता है, जो पूर्व सवर्ण आदेश है उसको रोक लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ नदी और औ को वृद्धि आदेश होता है, तो बन जाता है नदी औ। इनको यण आदेश होने से बन जाता है नद्यौ। वृद्धि आदेश नहीं होता, यण आदेश होता है। ठीक है। ठीक है। फिर नद्य, यहाँ दीर्घात जैसी च से फिर वही हो रहा है, यहाँ दीर्घात जैसी च से फिर से प्रथम एवं पूर्व सवर्ण का निषेध हो रहा है। दीर्घात जैसी च इसका निषेध करता है, इस वजह से यहाँ इन तीन जगह पे यह यण हुआ है। यण आदेश होने के कारण ये बना नद्यो, नद्यो और नद्य। इनका नद्य क्योंकि नद्य बन गया, फिर यहाँ औ जुड़ा तो नद्यो हो गया, और यहाँ पर अस जुड़ा तो नद्य हो गया। ठीक है, नद्यस करके नद्य। और फिर बचा नदी है, यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगेगा, नदी अस, इन दोनों की जगह पूर्व सवर्ण एकादेश, नदी बना नदी है। ठीक है। अब इसी तरह से हम वधु देख लें एक बार। वधू है, अभी चूंकि क्या है, ये यहाँ पर नी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, क्यों, वो दीर्घ इकारांत में ही होते हैं, तो लक्ष्मी की तरह यहाँ पर भी विसर्ग लगेगा। ठीक है। फिर वधवऊ यण हुआ है, दीर्घा जसी के कारण प्रथमयो पूर्व सवर्ण का निषेध होने के कारण यहाँ पर भी यही हुआ है और यहाँ पर भी यही हुआ है। और यहाँ प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगने की वजह से वधु हुआ है, या अमी पूर्व के कारण वधूम बना है। ठीक है। अमी पूर्व क्या करता है, दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण एकादेश करते। ठीक है, पूर्व सवर्ण एकादेश करता है। और दीर्घा जैसी क्या करता है, पूर्व सवर्ण दीर्घा, सॉरी, प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या करता है, वो करता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश करता है। ठीक है। अभी हम तृतीय विभक्ति में आते हैं। दो विभक्तियां सबको समझ में आ गई? बताओ मुझे, आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बताऊं। मैंने शॉर्ट में बता दी, फिर पूरी विस्तार से बताऊं। फिर हम आज क्या है कि अजंत स्त्रीलिंग कंप्लीट कर पाएंगे। बताओ, आया कि नहीं? तीन तीन बच्चे क्लास में, कोई नहीं बोल रहा, बताओ। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मुझे लग रहा है कि समझ आ गया। अभी जिसे दोबारा समझना होगा वो जरूर कहेगा कि नहीं आया, ये बताओ वापस, तो बता दूंगी। ठीक है। ये दो विभक्तियां हो गई, तीसरी विभक्ति लेते हैं, नदी आ। नदी आ, यहाँ फिर से यण आदेश हुआ है। ठीक है, ये कोई अणची से, तो इसकी को यह हो जाएगा, न द य आ, बना क्या, नद्या। वैसे कि वैसे यहाँ बनेगा वधवा, वधवा। ठीक है। फिर वही वधुभ्याम, 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 वधुभ्यः, 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 ऐसे कैसे, नदीभ्याम, 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 नदीभी, नदीभ्यः, नदीभ्यः। इनमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा प्रत्यय लग रहा है और अपना काम कर रहा है। फिर आता है हमें ञे। चतुर्थी एक वचन का ञे, टा का आ लग गया था, अब इसका ञे लगेगा, नदी ए। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से ये बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? यहाँ सूत्र पढ़ा था हमने, नी राम नद्या नृभ्यः, नद्यं तावत्, तो नी शब्द से परे नी के स्थान पर आम आदेश होता है।
जो हम यहाँ करेंगे। ठीक है, दूसरा सूत्र है आण नद्या, नदी अंक से परे नी विभक्ति को 8 का आगम होता है। नित कैसी है? नित विभक्ति। नित विभक्ति, अब त को द कर देंगे, वो पीछे होने के कारण, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो द्वि हो जाएगा। तो निद विभक्ति, इसका टुकड़े करेंगे तो बनेंगे नित विभक्ति। तो नित विभक्ति किसको कहेंगे? जिसमें न का लोप हुआ हो। और ये चारों कैसी है? ये चारों ऐसी ही है। तो इन चारों में क्या करना है हमको? 8 का आगम करना है। जैसे हमने याट का किया था, स्याट का किया था, वैसे हम 8 का करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही तित होने के कारण ये आदि में लगेगा, विभक्ति को हो रहा है, विभक्ति के आदि में लगेगा। तो ये तो हुआ क्या? ए, यहाँ लगेगा, यहाँ आ। ठीक है, अभी आ और ए को क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश होगा, होगा कि नहीं? होगा, यहाँ वृद्धि आदेश होगा। कैसे होगा? गुण होगा ना। हाँ, गुण। गुण। इसको डायरेक्ट करेंगे तो गुणादेश होगा। लेकिन यहाँ तो नब्बे ही लिखा है, बताओ कैसे करेंगे? सिंपल, सिंपल सूत्र लगाएंगे। आटश्च, 8 से अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एकादेश होता है। तो इस आ और ए को क्या हो जाएगा? सिर्फ इस आ को ही नहीं, सबको, सब जगह पे ही ध्यान रखेंगे कि अगर आ से परे अच है तो वृद्धि करनी है। ठीक है, इस आ से परे, यहाँ 8 का आगम था इस वजह से, तो यहाँ क्या होगा? आई। और इसको हमने करा ही है गुण, क्या यण करना ही है। तो ये हो जाएगा नद्य ऐ, बनेगा नद्य। यहाँ गुण होना था, लेकिन वो गुण कैंसिल होके वृद्धि होने का रीजन है आटश्च। ठीक है, आगे हम देखें तो नद्याः कैसे बना, तो वह भी सेम है। नदी था, फिर आ था, फिर अस था। ठीक है, इनको मिलाएंगे तो बनेगा नद्या, अका सवर्ण दीर्घ करके नद्यास, और फिर नद्या। ठीक है, और यहाँ नद्या, फिर नी का ई था, और उसको हमने क्या कर दिया? हाँ, लेकिन यहाँ 8 का आगम तो हो ही रखा था। ठीक है, तो ये बन जाएगा सब मिला के नद्यां। नद्योः, वही नदी, ओस, वही यण होगा, फिर से नद्योस, नदी नाम, नदी था, फिर आम था, यहाँ नुट का आगम हुआ, न जुड़ा तो नाम हुआ। नाम के कारण आगे वाले को दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ तो पहले से ही दीर्घ है, तो नदी नाम। नदी शु, सु लगा पीछे, और चूंकि यहाँ इण है तो आदेश प्रत्ययों से सकार को मूर्धन्य सकार हो गया। ठीक है, अभी लास्ट इसका शब्द रूप, इसका जो रूप सिद्ध होना बाकी है वो है संबुद्धि परक। और संबुद्धि को क्या हो रहा है? अम्बार्थ नद्यो रस्व, यानी कि अम्बार्थ नद्यो रस्व, अम्बार्थक शब्दों और नद्यंत अंगों को संबुद्धि परे होने पर रस हो जाता है। तो ये नदी, हे नदी, बाकी तो सेम है, नदी के ई को छोटी इस वजह से हुई है। ठीक है, अब इन चीजों का अंतर हम अगर वधु में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? ये रही हमारी वधु। तो वैसे ही वधवई, वधवाह, वधवाह और वधवा चारों सेम है, नित विभक्ति होने की वजह से वधवोह, वधूनाम और वधुषु। यहाँ वधु छोटा हो गया,
ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। फर्क कहाँ है? सिर्फ यहाँ। अगर लक्ष्मी के चलाएंगे तो बिल्कुल सेम ही है। क्यों? क्योंकि वहां जहाँ नी से अंत होने वाले हैं ना, न्यंत, उनको हम न्यंत बोलते हैं। इन शब्दों में यहाँ विसर्ग नहीं होगा, उसके अलावा होगा। ठीक है, तो ये दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत हो गए। और रस्व इकारांत और रस्व उकारांत हमने इससे पहले कर लिए, आकारांत हम कर चुके। ठीक है, अब क्या बचा? लास्ट ऋकारांत, जो हम मातृ शब्द पढ़ते हैं। अब यहाँ कोई ऐसा नया चीज नहीं है जो यहाँ कुछ चेंज ला सके, इस वजह से इसके रूप बिल्कुल पितृ के जैसे हैं। अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल पितृ के जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। मातृ के जैसे ग्रुप बिल्कुल पितृ के जैसे चलते हैं। ऋकारांत स्त्रीलिंग के सिर्फ 5 शब्द हैं और पांचों के रूप बिल्कुल पिता के जैसे चला लो, पितृ के जैसे। ठीक है, कर्तृ के जैसे नहीं चलेंगे। क्यों? वो त्रिच त्रिन और जो हमने स्वस्त्री वाला सूत्र पढ़ा था ना, लंबा सा, वो इनमें नहीं लगा होता, इसलिए उपधा को दीर्घ नहीं होता। बस। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने अजंत स्त्रीलिंग की सिद्धि पूरी कर ली। अभी अगर अजंत स्त्रीलिंग में किसी को भी कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ ले वे। कल हम अजंत नपुंसकलिंग पढ़ेंगे। और ये पीडीएफ अभी मैं थोड़ी देर में ग्रुप में डाल दूंगी, सुश्रुत के साथ इसकी भी। सुश्रुत में एक्चुअली मैंने मार्किंग नहीं की है, मार्किंग करने के बाद डालनी है। इसमें कुछ नहीं करना, इसको जरूर डाल दूंगी। बताइए जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। कोई डाउट नहीं? अच्छी तरह समझ में आ गया? पक्का मैं अजंत शब्द रूप पूरे होते ही एक टेस्ट ले लूं? सबको बहुत अच्छे समझ में आता है। और अगर नहीं समझ में आए ना, तो शब्द रूप याद करने का ऑप्शन है वैसे, बट फिर भी समझ में आने का एक अलग ही वो है फायदा। पता है क्या? वो ये है कि जो शब्द रूप हमने नहीं सिद्ध किए हैं या जो इनसे अलग चलते हैं, उन्हें समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हमने जिसकी सिद्धि देखी है वो अगर बीच में अपना रूप बदल कर कहीं सेंटेंस में उपस्थित होता है, कहीं संधि वगैरह हो रखी होती है, तो हमें दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जरूरी नहीं कि शब्द रूपों से जो शब्द रूप की सिद्धि के अंत में बना है हमें बिल्कुल वैसा ही मिले। अभी हम क्या करेंगे ना, जब हलंत आएगा ना, उसमें हम सबकी सिद्धि नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2-3 मुख्य मुख्य होंगे तो उनकी सिद्धि देख लेंगे, बाकी शब्द रूप ही पढ़ेंगे। रीजन बताऊं? उनमें अलग अलग शब्द से अंत होने वालों में अलग अलग चलता है। अभी यहाँ क्या है कि स्वर तो होते हैं कम, तो सूत्र भी कम लगेंगे, लेकिन हल कितने हैं? सब हलों में सेम बात तो होगी नहीं, अलग अलग चलेंगे, तो इतना ज्यादा करना मुश्किल पड़ेगा। अब लिह धातु के रूप में कहीं तो ट आ जाता है, कहीं ड आ जाता है और कहीं ढ आ जाता है। जब शब्द रूप चलने लगते हैं तो इतना चेंज जब हो रहा हो तो मुश्किल पड़ती है। लेकिन वही है, हमारे जो आत्मन और मनस शब्द हैं, इन्हें हम जरूर देख लेंगे। आत्मन के जैसे श्लेष्मन के चलते हैं, आत्मा और श्लेष्मा ये दोनों वैसे ही सेम है, तो वो हो जाएंगे। एक्चुअल में मन के और आत्मा के इसलिए देखने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दो शब्द ऐसे होते हैं, आत्मा और मन, जो हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इस वजह से इनमें से सवाल आने का चांस रहता है। तो इनके शब्द रूप एक बार ध्यान में होने चाहिए। एक्चुअल में हमारा संस्कृत व्याकरण का पेपर नहीं आता है, हमारा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आता है। तो शब्द यूजुअली जो पूछा जाता है, वो जो हमारे ग्रंथों में इस्तेमाल हो रही है संस्कृत, उसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं
उसी को ज्यादा पूछा जाता है ना। अगर ट्रांसलेशन में पूछा जाएगा तो चरक सुश्रुत में से किसी का पैसेज होगा तो उसे प्रेफरेंस मिलेगी। ये प्रेफरेंसेस होते हैं क्यों? क्योंकि हमें संस्कृत उतनी आनी काफी है जितनी हम आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ सके। उसके अलावा अगर कोई शब्द एग्जिस्ट भी करता है तो हमारे लिए वो इतना मायने नहीं रखता, इस वजह से। इसी वजह से मैंने हरि की बजाय व्याधि के रूप सिद्धि करवाए हैं और गुरु की बजाय वायु के कराए हैं। यहाँ हम नदी की बजाय औषधि के कर सकते थे। मति की जगह औषधि जो रस्व इकारांत है उससे कर सकते थे। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से होंगे? नहीं, सारे शब्द रूप के चांस बहुत कम होते हैं। रेयरली ऐसा 5-6 साल में एक बार ऐसा सवाल आता है भाई इसके सारे शब्द रूप लिखो। ज्यादातर तो यही पूछा जाता है कि किसी की या तो एक पूरी पूरी विभक्ति पूछ लेंगे या फिर किसी का एक विभक्ति और वचन बोल दिया किसी शब्द का और वो वर्ड बताना है। यूजुअली ऐसे ही सवाल आते हैं। पुराने पेपर्स देखे हैं मैंने, उसमें ऐसे ही सवाल आते हैं। विभक्ति और वचन बता दिया जाता है, आपको शब्द बताना होता है। यहाँ तक कि जो हमने भू धातु पढ़ेंगे ना बाद में, या तो मैं सोच रही हूँ इसकी जस्ट बाद में समास की बजाय भू धातु ही ले लूं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब सिद्धि है एक तरीके से उसकी भी, तो इजीली समझ में आएंगी। हमने जो क्योंकि ये सुप प्रत्यय पढ़े हैं वैसे तिप प्रत्यय होते हैं, तो भवती भवता भवंती, उसमें बस ये फर्क होता है यहाँ जैसे विभक्तियां हैं वहां पुरुष होते हैं। ठीक है। उसके बाद वाच्य प्रयोग, अनुवाद। प्रत्यय को हम बाद में लेंगे, प्रत्यय में से सवाल कम आते हैं एक्चुअल में। लेकिन समास संधि, एक छोटा सवाल समास का, एक छोटा सवाल संधि का और एक छोटा सवाल धातु रूप का, इसके बहुत चांसेस होते हैं, बहुत चांसेस। बड़ा सवाल नहीं पूछते, इसलिए इतनी ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है। शब्द रूप याद होना बहुत होते हैं। तो कोई सवाल नहीं इसके अतिरिक्त कि क्या पूछा जाएगा? सिंपल सीधी बात है, मैं बता रही हूँ। सीधा वचन और विभक्ति बता दी जाएगी और उसी से उसी का रूप लिखना होगा। अभी सिर्फ अगर किसी को सुप्रत्यय भी याद है ना तो भी वो गलती नहीं करेगा एक बार की वहां पर। कुछ याद नहीं हो ना, सुप्रत्यय याद कर लेना बस। बाकी चीज कर लोगे अगर ये क्लासेस ली है तो इजीली कर लोगे। इन क्लासेस को अगर किसी ने एक बार भी देखा है और उसको सुप्रत्यय याद है तो विभक्ति में वो यूजुअली गलती नहीं करेगा। मान लो द्विवचन पूछ रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द्विवचन में है क्या? दो में औ आ रहा है, पीछे तीन में भ्याम आ रहा है और नीचे वाले दो में ओस आ रहा है, बस। अब औ में जहाँ रमा शब्द है वहां ए हो गया, रमे हो गया। अकारांत है जिनमें सब में ओ आएगा। रमा में भी सिर्फ आकारांत है, उसके अंदर ए आ रहा है। बाकी यहाँ पर नद्यऊ है, गावऊ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आ रहा है रमे और सर्वे आकारांत में। उसके अलावा मध्य द्विवचन और इनमें ये जब रस्व है, रसवंत, उनमें तो है क्या? दीर्घ हो रहा है पूर्व से खंड दीर्घ से। ठीक है, और जहां दीर्घ है वहां पर ये औ जुड़ रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर जनरलाइज्ड कर ली जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब हलंत देख लेंगे उसके बाद तो काफी चीजें और समझ में आने लगेगी। एक बार पहली बार पढ़ा है ना इसलिए इतना लग रहा है। मान लो अगर इसको 15-20 दिन बाद वापस इस क्लास की रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो ये चीजें थोड़ी और अलग लगेंगी। बाकी जहां तक सवाल है, अगर कोई अपना टाइम बचाना चाहे तो भाई एक बार शब्द रूप ही पढ़ लेना, क्लासेस छोड़ भी सकते हो इस टॉपिक की।
विभक्ति अर्थ थोड़े पता होने चाहिए। और संधि समास को बिल्कुल मत, संध्या, संधि और समास, संज्ञा, संधि और समास, इनको कभी मत छोड़ना। कारक का एक बार रिवीजन में अनुवाद शुरू कराऊंगी और वाच्य प्रयोग कराऊंगी, तब करवा दूंगी। इस तरह से व्याकरण का हम कवर कर लेंगे। पीछे बच्चे वैदिक, सुभाषित, साहित्य और पंचतंत्र, सुश्रुत हम एक बार कर चुके हैं। जब इम्पोर्टेंट बताऊंगी तब रिवीजन भी हो जाएगा, मतलब कैसे वो करनी है, क्वेश्चन वगैरह। एक बार क्या है ना, थोड़ा कवर अप हो जाए तो क्वेश्चन बताना शुरू करूँ ना। मैं बीच में टेस्ट लेती, लेकिन कई लोगों के एग्जाम नवंबर एंड में ही हो जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ सिलेबस एक बार खींच लेते, ठीक रहेगा। क्वेश्चन फिर बताऊंगी, पर संधि पे कुछ करो, मुझे जवाब नहीं आते संधि के। क्योंकि अगर आपको संज्ञा और संधि ये दो चीज नहीं आती है ना, दो चीज समझ में नहीं आती अगर संज्ञा और संधि, तो फिर पूरी व्याकरण का बेस ही खराब है। फिर व्याकरण कहीं से भी समझने का कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है। संधि में भी जो अच संधि है उनमें खास 5 आदेश होते हैं: वृद्धि, गुण, दीर्घ, यण और अयादि। जब दो अच्चों की जगह या व में से कुछ आए ना, अगर य और व, इसमें तो य वही है और इसमें य और व दोनों चारों हैं, तो उसमें अगर य आधा आए तो अयादि, य पूरा आए तो यण, सेम हो तो दीर्घ, अलग अलग हो तो वृद्धि या गुण। वैसे अलग अलग में ये भी होते हैं, पर पहचानने के तरीके बता रही हूँ। गुण और वृद्धि पहचानेगा सीधा सीधा, जहाँ दीर्घ दिखेगा वहां दीर्घ संधि हुई है, जहाँ वृद्धि दिखेगी वहाँ वृद्धि संधि हुई है, जहाँ गुण दिखेगा वहां गुण संधि हुई है। दीर्घ दीर्घ गुण और वृद्धि की तो संज्ञा भी हो रखी है। फिर पीछे बचा यण और अयादि, जहाँ य, र, ल, व चारों में से कोई भी पूरा होगा वहां यण हुई है, और इनमें कोई भी अगर कोई आधा दिखेगा तो अयादि हुई है। ठीक है। आधा नहीं मतलब सीधा, किसी ने अगर य के पहले का वर्ण आधा हो, यानी कि क, क्य, जैसे यहाँ नद्य था, तो यहाँ यण हुई है। और वहीं अगर अय हो या आय हो तो यहाँ अयादि हुई है। बहुत ईजी है, अगर समझ से पता आ जाए तो इतना आसान है। सूत्र याद है तो संधि कर। हम्म। ये 5 ही करनी है बस। ये 5 मेन है। ये एक्चुअली क्या है कि अगर ये 5 पता है ना, तो पूर्व रूप पर रूप कुछ भी नहीं है। उनके वैसे पूछे भी कम जाते हैं, खास ये 5 ही है। किसमें? अच संधि में। और जहां तक सवाल है हलंत में, हलंत में सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कितना, कि अगर च वर्ग और श है और ट वर्ग और श है तो इनको ये हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर पीछे पांचम वर्ण है और आगे कोई भी वर्ण है तो पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। पीछे अगर तीसरा, चौथा और पांचवा है और आगे कोई सा भी है तो वो तीसरे में बदल जाएंगे। और पौछा खर प्रत्याहार वाला, पीछे अगर खर है यानी पहला और दूसरा वर्ण है तो आगे कोई सा भी हो पहले में बदल जाएगा। ये 5 नियम हल्के याद रखिए बस। हल्के इतने 5 नियम ही काफी है, और अच के वो 5। अगर इतनी पता हो ना संधि तो बहुत काम हो जाता है। तीसरा, हमें विसर्ग के अंदर हमें क्या पता करना है, सिर्फ इतना कि विसर्ग को हम बदल क्या क्या सकते हैं, कहाँ बदल रहा है ये ध्यान में ही भी हो ना। तो उ, स, र और विसर्ग, ये चारों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। स आता कहाँ से है, किससे आता है मैं बताती हूँ। स के आने की जगह है, एक तो हमारे सुप प्रत्यय और एक हमारे तिंग प्रत्यय, उसके अलावा कहीं से भी स नहीं आता।
इसी वजह से कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है विसर्ग संधि का जो स आदेश करता हो। फिर इस स को विसर्ग र, विसर्ग या ऋतु करने के स जो रू ये ऋतु करता है, और खर वसानी और विसर्जनीय विसर्जन करता है, विसर्ग करता है, ठीक है। अब इस ऋतु को उ करने का एक ही सूत्र है, बस। विसर्ग में ये 4 सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बाकी सारे वाली मत पढ़ो। तो संधि का सारी ये पांच स्वर, खास 5 व्यंजन के आदेश वो, और ये 4 विसर्ग की 4 पॉइंट, क्या? उ, स, र और चौथा विसर्ग, ये चारों आपस में इंटरचेंजेबल है। तो विसर्ग संधि का सवाल नहीं आता है डायरेक्ट। विसर्ग संधि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जैसे सेंटेंस समझ सके। कहाँ स आ रहा है, कहीं उ आ रहा है, और हम बता रहे हैं कि वहाँ विसर्ग है, वहां पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि वो विभक्ति कौन सी है, उसका अर्थ क्या निकलेगा। विभक्ति से तो अर्थ पता चलता है। मान लो तृतीया है, तभी तो बोलेंगे कि हम नदी से बोल रहे हैं, है ना। अगर अधिकरण है, सप्तमी है नद्याम, तो बोलेंगे नदी में, अदरवाइज कैसे बोलेंगे। इसलिए विभक्ति, इसलिए हमें पता चलना चाहिए। और जब अर्थ करते ना तब ये ध्यान रखती है चीजें, और अनुवाद तो है ही हमारे, इसलिए ये चीजें पता होनी चाहिए। इसका पता होने का रीजन यही है। सवाल इनमें से खास आते हैं, जिसमें से भी संधि पूछने के सवाल ना सबसे ज्यादा इसके आते हैं, अच्छे संधि के, हल्के इतने नहीं आते। ये संधि का सार है। अभी हमने समास नहीं पढ़ा, दिमाग तो तब घूमिएगा, ठीक है। कल हम अजंत नपुंसकलिंग करेंगे, और उसके बाद 2-3 दिन में हलंत कर देंगे। अक्टूबर में हम हलंत खत्म कर देंगे। और मैं ऐसा सोच रही हूँ, दिवाली की छुट्टियां कब से पड़ रही है? अगर वक्त हो तो दिवाली से पहले भूत तो निपटा दे, फिर दिवाली के बाद आने के बाद हम समाज शुरू करेंगे सीधा। मुझे बता देना दिवाली की छुट्टियां कब से पढ़नी है, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल हम अजंत नपुंसक लिंक करेंगे, ठीक है। गुड नाइट।